गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास के अंदर हमने भोजन के बारे में पढ़ रहे थे और आज अपन पढ़ेंगे मानव स्वास्थ्य ह्यूमन हेल्थ के बारे में। इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पीने योग्य जल या जो पेयजल होता है उसके क्या क्या गुण होने चाहिए, उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। इसकी कुछ विशेषताएं अपने सिलेबस के अंदर। फर्स्ट पॉइंट है पीने योग्य जल है या जो पेयजल है वो कण रहित होना चाहिए, उसके अंदर कोई मिट्टी धूल के कण है वो नहीं होने चाहिए। वह निर्मल होना चाहिए, वह स्वच्छ होना चाहिए, मीन्स साफ होना चाहिए। और वनस्पति नहीं होनी चाहिए। वनस्पति का मतलब है पेड़ पौधों के जितने भी पार्ट्स है, पत्तियां वगैरह जो भी है वो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में सेकंड पॉइंट है जीवाणु, मीन्स उसके अंदर बैक्टीरिया है, विषाणु वायरस और कृमि, कृमि का मतलब होता है कीड़े, उपस्थित नहीं होने चाहिए। यदि उसके अंदर जीवाणु विषाणु और कृमि नहीं है तो वो अपना पेयजल है वो स्वच्छ होगा, साफ होगा और पीने योग्य होगा। उसके बाद में जो हमारा पीने योग्य जल है उसका पीएच मान है वो संतुलित होना चाहिए, कहने का मतलब पीएच बराबर 7 होना चाहिए। उसके बाद में पर्याप्त मात्रा के अंदर उस पीने योग्य जल के अंदर ऑक्सीजन O2 घुली हुई होनी जरूरी है। उसके बाद में हमारा जो पेयजल है, पेयजल या अपन जो पानी पीते हैं उसका मानव शरीर के अंदर क्या लाभ है, उसके क्या उपयोग है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखिएगा, पहला हमारे शरीर के अंदर जल का महत्व है वो है जल के द्वारा हमारे शरीर के अंदर फाइबर या रेशे की मात्रा उपलब्ध होती है और इस फाइबर या रेशे के द्वारा हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त होती है। मीन्स हमारा जो इम्यूनिटी पावर है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो उपलब्ध होती है। और फाइबर के द्वारा हमारी पाचन की प्रक्रिया है वो भी अच्छी बनी रहती है। उसके बाद में अधिक जल के सेवन के द्वारा या जल के उपयोग के द्वारा हम हमारे शरीर की अनावश्यक चर्बी से मुक्ति मिल सकती है। हमारे शरीर में अनावश्यक चर्बी जमा नहीं होती है, अर्थात जब चर्बी जमा नहीं होगी, वसा जमा नहीं होगी, फैट जमा नहीं होगी तो मोटापे से मुक्ति मिलेगी। उसके बाद में जल के सेवन से हमारे शरीर में किसी प्रकार की एलर्जी उत्पन्न नहीं होती है और जल के सेवन से फेफड़ों में संक्रमण नहीं होता है, प्लस अस्थमा और पथरी जैसी बीमारियों से भी बचाव हो सकता है। उसके बाद में सर्दी जुकाम से भी हम बच सकते हैं। तो ये पीने योग्य जल के गुण और पीने जल के सेवन से हमारे शरीर में क्या महत्व है, क्या लाभ है, इसके क्या उपयोग है, क्या फायदे हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। अब देखिएगा, यदि अपन दूषित जल, गंदे जल का सेवन यदि अपन करते हैं और अपन पीने योग्य जल नहीं पीते हैं, गंदा जल पीते हैं, तो इसके क्या क्या दुष्प्रभाव है या क्या क्या रोग है उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। अब देखिएगा, जब जल के अंदर जीवाणु विषाणु या कृमि उपस्थित है तो वो जल होगा दूषित जल, गंदा जल या संदूषित जल कहते हैं जिसको। अब देखिएगा, दूषित जल के द्वारा सबसे पहले यदि दूषित जल के अंदर जीवाणु उपस्थित है तो जीवाणु जनित रोग होगा और उस रोग के नाम है हेजा और पैचिस। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि दूषित जल के सेवन से जीवाणु जनित 2 रोगों के नाम बताइए, तो आपको ध्यान रखना है जीवाणु जनित रोग होते हैं हेजा और पैचिस। उसके बाद में विषाणु जनित, जिसको वायरल संक्रमण कहते हैं। विषाणु जनित जो रोग है उसके अंदर हेपेटाइटिस, फ्लू, कॉलेरा, टाइफाइड और पीलिया, ये सारे के सारे रोग है वो वायरल संक्रमण, जो कि एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि वायरल संक्रमण के कारण होने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए, तो आपको इनमें से कोई 2 नाम है वो लिखने थे, हेपेटाइटिस, फ्लू, कॉलेरा, टाइफाइड और पीलिया। उसके बाद में यदि दूषित जल के अंदर कृमि उपस्थित है, कीड़े उपस्थित है, तो हमें कृमि जनित रोग होंगे और इस कृमि जनित रोग के अंदर रोग का नाम है बाला या नारू रोग। इस बाला या नारू रोग का जो रोग जनक कृमि होता है वो होता है ड्रेकनकुलस मैंडिनेसिस। ड्रेकनकुलस मैंडिनेसिस, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि दूषित जल में कृमि जनित रोग का नाम लिखिए, तो वहां आपको लिखना होता है बाला या नारू रोग। और यदि पूछा जाए
कि बाला या नारू रोग के रोगजनक कृमि का नाम लिखिए, तो ड्रेकनकुलस मैंडिनेसिस। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं रक्तचाप या रक्तदाब, जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब देखिएगा, आपको पता है कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन करने के लिए, ब्लड का परिवहन करने के लिए, ब्लड को या रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए, हृदय से अंगों तक पहुंचाने के लिए शरीर के अंदर रक्त वाहिनियां होती है। रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियों को आप रक्त नलिका भी कह सकते हैं और रुधिर वाहिनियां भी कह सकते हैं। ये क्या करती है, हृदय से, जो हमारा हार्ट है, वहां से जितना भी स्वच्छ रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रुधिर होता है, उसको ऊतकों और अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। अब मान लीजिएगा ये रक्त वाहिनी नली है एक, इसके अंदर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, ब्लड परिवहन हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है। तो ये रक्त क्या करता है, इस रक्त वाहिनियों की दीवारों के ऊपर, ये जो दीवारें हैं, ये जो भित्ति है इसकी, इस दीवारों के ऊपर दबाव डालता है, जिसे अपन कहते हैं रक्तदाब। ठीक है, तो ये आपको परिभाषा भी याद रखनी है कि रक्तदाब, या जिसको अपन नॉर्मली बीपी कहते हैं या रक्तचाप कहते हैं, क्या है पूछा जाए तो आपको बताना है कि रक्त वाहिनियों की दीवारों पर रक्त के द्वारा डाला गया दाब क्या कहलाता है, रक्तचाप या रक्तदाब। अब कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि सामान्य व्यक्ति जो नॉर्मली बीमार नहीं है, उस व्यक्ति का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, तो वहां आपको लिखना होता है सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब होता है 120 से 80 mm, 120 से 80 mm, mm का मतलब है मिलीमीटर। पीछे अपन Hg भी लगा सकते हैं, Hg का मतलब है मरकरी, या जिसको अपन कहते हैं पारा। ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो रक्तचाप या रक्तदाब का मापन करने वाला यंत्र होता है उसका नाम है स्फाइग्नोमैनोमीटर, या इसको कहते हैं रक्तचाप मापी। इसके अंदर एक धातु भरी जाती है, पारा या मरकरी, इसी कारण पीछे लगाते हैं Hg। तो प्रश्न यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं आपके, एक तो सामान्य रक्तदाब लिखिएगा 120 से 80 mm, और एक क्वेश्चन बनता है कि रक्तचाप या रक्तदाब को मापने वाले यंत्र का नाम लिखिए, तो वो है स्फाइग्नोमैनोमीटर, जिसको रक्तचाप मापी कहते हैं या रक्तदाब मापी कहते हैं। उसके बाद में देखिएगा, बीपी को आप दो तरह से देख सकते हैं, एक होता है उच्च रक्तदाब। उच्च रक्तदाब का मतलब है बीपी हाई, उच्च रक्तचाप। जिसको सिस्टोलिक कहते हैं, जिसको प्रंकुंचन दाब कहते हैं। मान लीजिएगा ये हार्ट है, इसके अंदर ब्लड भरा हुआ है, यहां एक नली जुड़ी हुई है, इस नली के अंदर रक्त प्रवाहित हो रहा है। अब प्रकुंचन का मतलब होता है संकुचित होना, छोटा होना। जब हृदय का आकार छोटा होगा, मीन्स ये छोटा होगा, प्रकुंचित होगा, संकुचित होगा, तो इस नली के अंदर रक्त का प्रवाह क्या हो जाएगा, अधिक बढ़ जाएगा, जिससे इस नली की दीवारों के ऊपर दबाव बढ़ेगा और नली बड़ी होती जाएगी, इसका अनुप्रस्थ काट है वो मोटा होता जाएगा, अर्थात दबाव बढ़ता जाएगा, जिसको कहते हैं उच्च रक्तचाप। ठीक है, तो उच्च रक्तचाप का मतलब है रक्त वाहिनियों की दीवारों पर जब अधिक दाब डाला जाता है तो उसे कहते हैं उच्च रक्तदाब या सिस्टोलिक या प्रंकुंचन दाब। ठीक है, और ये नॉर्मली होता है 90 से 120 mm के बीच में।
एक बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड या एग्जाम के अंदर कि सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक दाब कितना होता है। सिस्टोलिक का मतलब ही है उच्च रक्तदाब, मींस नॉर्मली सामान्य रक्तदाब उच्च, और प्रंकुंचन दाब भी कहते हैं, वो होता है 90 से 120 mm। उसके बाद में अनुशीतलन या जिसको कहते हैं डायसिस्टोलिक या इसको कहते हैं निम्न रक्तदाब। अब देखिएगा डायसिस्टोलिक या अनुशीतलन का मतलब है जब ये मान लो हृदय है, ये अनुशीतलन, शीतलन का मतलब होता है फैलना। जब ये हृदय फैलेगा तो यहां पे रक्त का प्रवाह क्या हो जाएगा, धीरे हो जाएगा, और जब रक्त का प्रवाह धीरे हो जाएगा तो इस वाहिनियों के ऊपर दबाव है वो कम मात्रा में लगेगा, जिसको अपन कहते हैं निम्न रक्तदाब या लो ब्लड प्रेशर, और इसको डायसिस्टोलिक भी कहते हैं और इसको अनुशीतलन भी कहते हैं। तो एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि एक सामान्य व्यक्ति का डायसिस्टोलिक दाब कितना होता है, तो आपको लिखना होता है 60 से 80 mm। तो सिस्टोलिक 90 से 120 mm और डायसिस्टोलिक 60 से 80 mm। अब देखिएगा परिभाषा मैं आपको बता चुका हूं, और वाहिनियां दो प्रकार की होती है हमारे शरीर के अंदर, धमनी और सीरा। अब अपन आगे पढ़ते हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड है नशीले पदार्थ। या इसके अंदर सबसे पहला है वो है गुटखा। इस गुटखे के सेवन के कारण रोग होता है। उस रोग का नाम कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि गुटखे के सेवन से कौन सा रोग होता है, तो आपको ध्यान रखना है इसके सेवन से रोग होता है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। गुटखे के सेवन से होने वाला रोग सब म्यूकस फाइब्रोसिस। उसके बाद में देखिएगा इस रोग का लक्षण क्या है। इस रोग के लक्षण के कारण, लक्षण का होता है कि जो मुंह के दोनों जबड़े हैं उन दोनों जबड़ों की मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं। और कई बार तो ऐसी कंडीशन होती है एक जबड़ा मुंह खुलना ही बंद हो जाता है, मुंह खुलना कम होना। ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है कि गुटखे के सेवन के कारण कौन सा रोग होता है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस। लक्षण है मुंह के दोनों जबड़ों की मांसपेशियों का कठोर हो जाना या मुंह खुलना कम हो जाना। उसके बाद में दूसरा नशीला पदार्थ है वो है तंबाकू। अब देखिएगा इससे रिलेटेड भी कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तंबाकू का जो पादप होता है उस पादप का वैज्ञानिक नाम है निकोटियाना टॉबेकम। निकोटियाना टॉबेकम उस पादप का वैज्ञानिक नाम है। इसके अंदर एल्केलॉइड जो होता है उस एल्केलॉइड का नाम है निकोटीन। उसके बाद में इस पादप के कुल का नाम है
वो है सोलेनेसी। तो ये पादप जो होता है वो सोलेनेसी कुल का सदस्य होता है। उसके बाद में इसके दुष्प्रभाव क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तंबाकू के सेवन से सबसे पहला दुष्प्रभाव है वो है इसके सेवन से मुंह, गले और फेफड़ों का कैंसर होने की संभावना रहती है। तो पहला लक्षण है मुंह, गले, फेफड़ों का कैंसर। उसके बाद में दूसरा लक्षण है यदि गर्भवती महिला तंबाकू का सेवन करती है तो उसका जो गर्भस्थ भ्रूण है, गर्भस्थ शिशु या जिसको भ्रूण कहते हैं, वो अपरिपक्व रह जाता है। उसका विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है। उसके बाद में देखिएगा तीसरा इसका दुष्प्रभाव है यदि कोई व्यक्ति तंबाकू के रूप में सिगरेट का सेवन करता है तो सिगरेट के धुएं के अंदर एक विषैली गैस होती है जिसका नाम है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्या करती है, जब बॉडी के अंदर जाएगी तो ये श्वसन तंत्र के द्वारा सीधी आरबीसी के ऊपर, ब्लड की जो आरबीसी है उसके ऊपर अटैक करती है। आरबीसी का मीन है लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड सेल, या जिसको रेड ब्लड कॉर्पस कहते हैं। ये आरबीसी को नष्ट करती है जिससे हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता कम हो जाती है। तो ये उसके है वो दुष्प्रभाव होते हैं। उस आ रही है आवाज। तंबाकू सेवन का जो चौथा दुष्प्रभाव है वो है तंबाकू के अंदर जो निकोटीन एल्कलॉइड उपस्थित होता है वो निकोटीन एल्कलॉइड धमनियों की दीवारों पर जमकर हृदय धड़कन और रक्त दाब को बढ़ा देता है। मींस निकोटीन एल्कलॉइड धमनियों के अंदर जाएगा। धमनी आपको पता है एक प्रकार की रक्त वाहिनी होती है, उसकी दीवारें जो होती है, उसकी जो अंदर वाली लेयर होती है, मान लो ये नली है, उसकी अंदर वाली लेयर जो होगी अंदर से ये जम जाएगा अंदर जाके, और धीरे धीरे इसके जमने के कारण इसका जो अनुप्रस्थ काट है, अंदर का खोखला भाग है, वो कम हो जाएगा और इस कारण उसकी हृदय धड़कन है, हृदय स्पंदन जिसको हार्ट बीट कहते हैं, और रक्त दाब है जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो बढ़ जाएगा। और कई बार तो ये नली है वो ब्लॉक भी हो जाती है और हार्ट अटैक के कारण उसकी मौत भी हो सकती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो नशीला पदार्थ है वो है मदिरा, जिसको कहते हैं शराब, दारू। इसका मुख्य घटक जो होता है वो होता है एथिल अल्कोहल। मींस घटक का मतलब है इसको बनाता है, कहने का मतलब मदिरे को बनाने के लिए एथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। एथिल अल्कोहल का जो केमिकल फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है, वो होता है C2H5OH। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में शारीरिक दुष्प्रभाव, यदि कोई व्यक्ति मदिरा का सेवन करता है तो उसको कौन कौन से शरीर के अंदर हानिकारक दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो पहला मदिरे सेवन का दुष्प्रभाव है, ये जो अल्कोहल होता है एथिल अल्कोहल,
ये ब्लड के अंदर जाएगा, रक्त के साथ में यकृत के अंदर जो हमारा लीवर है उसके अंदर चला जाएगा और वहां पहुंचकर एसिटाल्डिहाइड में बदल जाएगा। और ये जो एसिटाल्डिहाइड है ये एक प्रकार का विषैला और हानिकारक पदार्थ होता है जिससे हमारे लीवर को बहुत सारा हानिकारक दुष्प्रभाव भी हो सकता है। उसके बाद में सेकंड जो दुष्प्रभाव है, इस अल्कोहल के सेवन के कारण वशीय यकृत रोग होता है। मींस लीवर के अंदर एक रोग होता है वशीय यकृत रोग। वशीय का मतलब वशा और यकृत का मतलब लीवर। लीवर के अंदर वसा की मात्रा जाके जम जाएगी जिससे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, संश्लेषण का मतलब उसका निर्माण है वो प्रभावित हो जाएगा। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण नहीं होगा। उसके बाद में तीसरा जो दुष्प्रभाव है वो है जो अल्कोहल का सेवन करेगा उसकी स्मरण क्षमता है, याददाश्त है, उसके अंदर कमी हो जाएगी। प्लस उसका जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, अंगों को क्रियाशील बनाने वाला जो सिस्टम है, मस्तिष्क को मैसेज भेजने वाला जो सिस्टम है वो भी कमजोर हो जाएगा। उसके बाद में अल्कोहल के सेवन करने वाले व्यक्ति के अंदर आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, पैसों की तंगी आ जाती है, पैसे कम पड़ जाते हैं और सामाजिक प्रतिष्ठा भी कम हो जाती है। समाज के अंदर उसकी प्रतिष्ठा कम हो जाती है, समाज के अंदर उसको लोग नहीं मानते हैं। उसके बाद में अल्कोहल का जो सेवन करता है उसके अंदर कार्य क्षमता नष्ट हो जाती है, क्षीण हो जाती है, वो कार्य नहीं कर सकता और उसकी सामंजस्य और नियंत्रण है वो नहीं होता है। शरीर के खुद के अंगों के ऊपर नियंत्रण नहीं होता है और उसका सामंजस्य है वो नहीं होता है, वो परिस्थितियों के साथ में समायोजन नहीं कर सकता। ये जो दो पॉइंट आपको दिख रहे हैं, एक तो ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है कि मदिरा के सेवन के कारण होने वाले एक रोग का नाम बताइए, तो वशीय यकृत रोग। वशीय यकृत रोग के अंदर कौन सा कार्य प्रभावित होता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण। उसके बाद में नेक्स्ट जो नशीला पदार्थ है वो है अफीम। अफीम जिसको बेसिकली ये जिस पादप से प्राप्त होता है उसका पादप भाग होता है कच्चा फल। मीन्स इसको बेसिकली फल से प्राप्त किया जाता है। कच्चे फल से जो दूध निकलता है उसको सुखा के इसको प्राप्त किया जाता है। इस पादप का वैज्ञानिक नाम है वो है पेपेवर सोमनिफेरम। पेपेवर सोमनिफेरम इस अफीम का पादप का वैज्ञानिक नाम है। आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम लिखिए, तो आपको बताना है पेपेवर सोमनिफेरम। अब देखिएगा इसके अंदर कौन कौन से एल्कलॉइड होते हैं, मींस नशा देने वाला पदार्थ कौन कौन सा होता है। इसके अंदर एल्केलॉइड होते हैं, एक होता है मार्फिन। इसमें लगभग वैसे तो बेसिकली 30 होते हैं लेकिन कुछ मुख्य है मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, पेपेवरीन और सोमनिफेरिन। ये इसके अंदर एल्केलॉइड होते हैं। बेसिकली निकोटीन तो तंबाकू के अंदर होता ही है। मार्फिन, कोडीन आपको याद रखना है, बाकी ये तो नाम से भी आप पता कर सकते हैं। पेपेवर, पेपेवरीन, सोमनिफेरम, सोमनिफेरिन। तो मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, पेपेवरीन और सोमनिफेरिन है वो मुख्य इसके एल्केलॉइड है, नशीले पदार्थ है। अब इसके क्या क्या इसका सबसे बड़ा उपयोग होता है, इसका एक प्रकार का औषधीय महत्व भी है। मीन्स इसका उपयोग औषधियों को बनाने के लिए, दवाइयां बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। औषधियां बनाने में इसका दुष्प्रभाव क्या है? मीन्स इसके सेवन से हमें क्या क्या हानियां होती है। दुष्प्रभाव है इसका
जो व्यक्ति अफीम का सेवन करता है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको अपन बेसिकली रोगों से लड़ने की क्षमता कहते हैं, इम्यूनिटी पावर, वो कम हो जाती है। और जब व्यक्ति के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी तो उसके अंदर बहुत सारे रोग होने की संभावना रहती है, रोग हो जाएंगे, अधिक रोग होने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये आपके सिलेबस के अंदर नशीले पदार्थ है सारे, आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर आगे अपन पढ़ेंगे मिलावट, और के अंदर अपन पढ़ेंगे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि कोल्ड ड्रिंक्स जो है उसके अंदर मिलावट क्या क्या होती है और उसके क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब देखिएगा, कोल्ड ड्रिंक्स जिसको शीतल पेय कहते हैं, आप जरूर इसका सेवन करते होंगे। कोल्ड ड्रिंक्स या शीतल पेय के अंदर बहुत सारे घातक पदार्थों की मिलावट की जाती है, और इसका सेवन करने से, इसका उपयोग करने से हमारे शरीर पर बहुत सारे घातक और हानिकारक शारीरिक दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। अब कोल्ड ड्रिंक्स में ऐसा क्या मिलाया जाता है जिसके कारण ये हमारे शरीर के ऊपर शारीरिक दुष्प्रभाव करती है? पहला है, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर फास्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है। फास्फोरिक अम्ल जो होता है वो दांतों के ऊपर सीधा प्रभाव करता है। आप कभी कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन किया होगा आपने और देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक्स पीने के पश्चात दांत है वो कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं। कहने का मतलब वो कोल्ड ड्रिंक्स का फास्फोरिक अम्ल है वो दांतों के ऊपर सीधा अटैक करता है। उसके बाद में इस कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है, और इस एथिलीन ग्लाइकॉल को अपन बेसिकली सामान्य भाषा के अंदर मीठा जहर भी कहते हैं। और ये क्या करता है, इसकी इतनी ज्यादा कैपेसिटी होती है कि ये 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी जल को जमने नहीं देता, मीन्स जल को बर्फ बनने नहीं देता। तो मान लीजिएगा हमारी बॉडी के अंदर जाने के पश्चात क्या करता होगा, मीन्स क्या दुष्प्रभाव करता होगा। उसके बाद में इसके अंदर बोरिक अम्ल, एरिथोबोरिक अम्ल और बेंजोइल अम्ल मिलाए जाते हैं। ये बोरिक अम्ल है और ये एरिथोबोरिक अम्ल है और बेंजोइल अम्ल है। ये तीनों जो एसिड होते हैं इनको मिलाने से जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो अति अम्लीय बन जाती है, मीन्स बहुत अधिक खट्टी बन जाती है। और अति अम्लता प्रदान करने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स में बोरिक अम्ल, एरिथोबोरिक अम्ल और बेंजोइल अम्ल मिलाया जाता है। इसके कारण हमें पेट में जलन, खट्टी डकारें, दिमाग के अंदर सनसनी होती है और चिड़चिड़ापन, मीन्स उसके ऊपर स्ट्रेच रहता है माइंड के अंदर, एसिडिटी हो जाती है और हड्डियां अवरुद्ध हो जाती है। कहने का मतलब हड्डियों का विकास है वो रुक जाता है। तो इसके ये दुष्प्रभाव है। उसके बाद में कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर 0.4 ppm, ppm का मतलब है पार्ट्स पर मॉलिक्यूलर, सीसा मिलाया जाता है जिसको लेड कहते हैं। इसके कारण मस्तिष्क, स्नायु, गुर्दा और लीवर के लिए ये एक प्रकार का घातक है। मीन्स हमारा जो स्नायु तंत्र है, मस्तिष्क है, गुर्दा है, लीवर है, या कहते हैं जिसको, इसके लिए बहुत घातक है। उसके बाद में इसके अंदर कैफीन एल्केलॉइड मिलाया जाता है, और ये कैफीन एल्केलॉइड जो होता है वो सीधा शरीर के अंदर जाके हमारे शरीर में अनिद्रा, मीन्स नींद नहीं आना और सिर दर्द का है वो कारण बनता है। उसके बाद में इस लेसन के अंदर एक BMI की फुल फॉर्म कई एग्जाम में पूछी जा सकती है, शरीर भार सूचकांक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। मीन्स ये शरीर की लंबाई और भार को मापने की इकाई है BMI। ठीक है,
जब तक ये 25 केजी पर मीटर स्क्वायर होता है तब तो व्यक्ति है वो सामान्य होता है, मीन्स इसके अंदर मोटापा वगैरह नहीं होता है। मोटापे को मापने की इकाई है बेसिकली बीएमआई, और यदि इसका माप है वो 30 केजी पर मीटर स्क्वायर हो तो वो व्यक्ति है वो मोटापे का शिकार होता है। और मोटापा किस कारण होता है ये आपको पता ही होगा कि आजकल लोग है वो फास्ट फूड, जिसको जंक फूड कहते हैं, उसका सेवन अधिक मात्रा में करते हैं और वही है वो मोटापे का कारण बनता है। इसके कारण मोटापे के भी रात्रिकालीन अनिद्रा और अवटु अल्प क्रियता, अवटु अल्प क्रियता का मतलब होता है जो अवटु ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, वो अक्रियाशील हो जाती है, उच्च रक्तदाब वगैरह ये बीमारियां होती है। तो ये आपका फर्स्ट लेसन है वो क्लियर होता है।